हेलो एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग गुड। सो लास्ट क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस किए थे और उससे पहले हमने बेसिक समझा था परसेंटेज का। ठीक है, आज वाली क्लास में हम उससे आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यू। और आज हम जो सैलरी वाले क्वेश्चंस है वो मोस्टली कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने रेशियो के क्वेश्चन भी किए थे, जब जब एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया जाता, या फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे कि जब हमें बताया जाए कि जैसे इनकम इंक्रीज बाय 20% और एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय दिस परसेंट, देन व्हाट इज अ चेंज इन द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, और जो भी इनकम उन्होंने पूछी है। ठीक है, तो अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं द एक्सपेंडिचर ऑफ शोभिता इज 125% मोर देन हर सेविंग। तो इस क्वेश्चन में और जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पे सेविंग की बात की है, और जो हमने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर यहाँ पे इनकम की बात की है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन होगा, जब हमारे पास इनकम की बात हुई थी तो इनकम को हमने लेट करके 100 कर लिया था। ठीक है, तो क्या अब हम सेविंग में भी ऐसे ही करेंगे? तो आंसर होगा हाँ, अब हम सेविंग में भी ऐसे ही करेंगे जैसे हमने इनकम वाले क्वेश्चन में किया था। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सोबिता का जो एक्सपेंडिचर है ना, वो 125% ज्यादा है उसकी सेविंग्स से। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। सेव इसके पास सेविंग कितनी है, लेट कर लेते हैं। हमारे पास जो सेविंग है वो 100 है। ठीक है, अब इन्होंने बोला एक्सपेंडिचर 125% मोर है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा हमारा, 225। अब देखो ये 225 आया कैसे, जैसे क्वेश्चन में बोला था कि एक्सपेंडिचर 125%, तो हम क्या लिखेंगे, 125% का मतलब डिवाइड बाय 100। किसका, सेविंग का। सेविंग हमने लेट की है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारा कितना ज्यादा हो गया, 125। तो 100 और 125 को जब हम ऐड करेंगे तो 225 हो जाता है। ठीक है, जब हम एग्जाम में करते हैं तब हम ये वाली जो चीज है ये अपने दिमाग में ही कर लेते हैं, इसको फिर हम ऐसे लिखते नहीं है। ठीक है, जो भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें सेम पैटर्न फॉलो होगा। जैसे 125% मोर देन हर सेविंग, तो कितना हो जाएगा 125, क्योंकि 125 का जब हम 100% पे निकालेंगे तो 125 ही होगा। ठीक है, जब हम सेविंग में इसको जोड़ेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमारी सेविंग 100 रुपए है और हम खर्चा 225 रुपए का कर रहे हैं, तो हमारी इनकम कितनी हो जाएगी, 325। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम नेक्स्ट आगे वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगले वाले स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है, इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 20%, उसकी जो ये इनकम है ये क्या हो जाती है, ये इंक्रीज हो जाती है 20%। अब ये 20% इंक्रीज होगी, इसका मतलब 20% किसका इंक्रीज हुई, पहले वाली इनकम का, तो 325। ठीक है, तो कितना आया, 65, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, 25 पे और 5 की टेबल से 65। अब 65 ज्यादा हो गई, तो मतलब अब उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी हो गई, 325 प्लस 65, कितनी हो गई, 390। ये सोबिता की न्यू इनकम हो गई। ठीक है, न्यू इनकम। अब आगे इन्होंने बोला है और सेविंग 40% इंक्रीज हुई है, तो सेविंग पहले 40 थी, सॉरी सेविंग पहले 100 थी, अब 100 का 40% 40 ही होता है, तो मतलब 40 इंक्रीज हुए। 40 इंक्रीज हुआ तो मतलब अब उसकी सेविंग टोटल कितनी हो गई, 140 हो गई। नाउ बट परसेंट इन एक्सपेंडिचर इंक्रीज, अब उसका एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ,
यानी एक इंसान की टोटल इनकम 390 है, ठीक है, उसमें से वो 140 सेव कर लेता है, तो इसका मतलब उसका खर्चा कितना हुआ? 390 में से हम 140 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका जो न्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 250। ओके, अब हमें पता है कि जब 225 उसका पहले एक्सपेंडिचर था, अब ये बढ़ के 250 हो गया, यानी कितना इंक्रीज हुआ? 25 रुपए उसके इंक्रीज हो गए। हमें यहाँ तक पता चल गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट परसेंट इन एक्सपेंडिचर इंक्रीज। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि कितना इंक्रीज हुआ, क्वेश्चन ने पूछा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, जैसे हमने अब ऊपर जो कल फॉर्मूला पढ़ा था कि जो भी पहली इनकम, कितनी इनकम? 250 माइनस 225 अपॉन जो भी ओल्ड इनकम होती है वो मल्टीप्लाई बाय 100। सो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है 225 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सोल्व करो, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 5 की टेबल से निकालो, 545, ये 9 पे, तो कितना आ जाता है? 100/9%। हम इसको फर्दर जब हम सोल्व करते हैं तो ये 11 1/9% आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने ना यहाँ पे दिया नहीं हुआ है करेक्ट, तो हम यहाँ पे 12% पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना पॉइंट में आंसर आएगा। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 11.11 पे चला जाता है, ठीक है, तो हम इसको अप्रोक्स करके हम इसको 12 लिख देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ पी इज 20% मोर देन क्यू, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ then the income of Q is 30% more than R, then P's income is how much percentage more than R's income। ठीक, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसमें ना ऑप्शन में दिक्कत है, मैंने अभी चेक किया तो यहाँ पे जो ये 12 है ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा परसेंटेज 11.11% निकल रहा है, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ 12 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ बड़े में हम राउंड ऑफ तभी करते हैं जब हमारी डिजिट यहाँ पे 5 से ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे कम है। सो दिस इज, इसको करेक्ट करते हैं, 11.11% आंसर है इसका, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। Income of P is 20% more than Q's income and income of Q is 30% more than R income। अब हमारे पास यहाँ पे तीन लोग हैं, PQR। जब भी क्वेश्चन ऐसी स्टेटमेंट में आ जाए तो हमें जो लास्ट वाला है R, यानी जो लास्ट वाला बंदा होता है उसकी हमें लेट करनी होती है, ठीक है, क्योंकि आसान हो जाएगा हमारे लिए। जैसे अगर हम R की इनकम लेट करते हैं, लेट जो R है ना वो 100 रुपीज कमाता है, ठीक है। अब देखो क्यू की इनकम क्या है? 30% मोर देन आर इनकम, तो अगर हम 30% आर की इनकम का निकाले तो 30% ऑफ 100 30 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू की इनकम कितनी हो जाएगी? 130, क्योंकि उससे ज्यादा है। देन इन्होंने बोला है कि पी की इनकम 20% मोर देन क्यूज, तो यहाँ पे आप क्यू की निकाल के देख लेना, देखो 130 मल्टीप्लाई 20%, कितना हो गया? 26। 26 ज्यादा आ गई, तो 26 को 130 में ऐड करो तो 156 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ने पूछा है पीज इनकम इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन आर इनकम। पी की जो इनकम है
वो आर की इनकम से कितना ज्यादा है। तो अगर हम देखें तो ये 56 ज्यादा है ना, पी की इनकम। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा आप परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में बताने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस है वो अपोन। अब हम नीचे किसकी वैल्यू रखेंगे, ये याद रखना, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि मोर देन आर्स इनकम। किसकी इनकम से हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, आर की इनकम से कंपेयर कर रहे हैं। तो हमेशा जो डेनोमिनेटर है वो मोर देन के बाद वाला जिसकी भी इनकम लिखी होगी वो आएगा। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। तो आंसर इज 56%। ठीक है, इन क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना चीजें लेट करके चलना, लेट 100। देखो अगर मैं यहाँ पे मान लो, अगर मैं पी क्यू की इनकम यहाँ पे लेट कर लेती हूँ, लेट क्यू की इनकम कितनी है, 100 है। तो पी की इनकम 20% मोर देन क्यू इनकम, तो पी की इनकम तो निकल जाती है यहाँ पे, 20% मोर मतलब 120। इसके बाद इन्होंने बोला द इनकम ऑफ क्यू इज 130% मोर देन आर इनकम। आर की इनकम से 30% मोर है क्यू की इनकम। तो अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे हमें आर की इनकम पता ही नहीं है, तो हम 30% कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने हमेशा आपको बोला कि जो भी लास्ट वाला जो नंबर होता है या फिर लास्ट वाला जो पर्सन होता है उसकी वैल्यू को लेट करो, आपको पढ़ के समझ आ जाएगा। कि जब मैंने देखो आर की वैल्यू लेट की तो क्यू और पी आसानी से निकल गए, और यहाँ पे जब मैंने क्यू की इनकम लेट की 100 तो पी तो निकल गया, लेकिन आर निकालने में हमें यहाँ पे दिक्कत हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही निकालना है इन क्वेश्चंस को, इजीली निकल जाएंगे पेपर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सैलरी इज 50% ऑफ बी सैलरी। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 50% ज्यादा है, मोर है लेस है। अब इन्होंने बोला कि ए की जो सैलरी है वो 50% है बी की सैलरी का। इफ ए सैलरी इज इंक्रीज बाय 60% एंड बी सैलरी इज डिक्रीज बाय 20%, देन ए सैलरी विल बी हाउ मच परसेंटेज ऑफ बी सैलरी। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, जो बी है उसकी सैलरी है हमारे पास 100, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, इन्होंने बोला ए की 50% ऑफ बी, तो 50% ऑफ बी, बी कितना है 100, कितनी हो जाएगी 50। ए की सैलरी 50, बी की सैलरी 100। अब इन्होंने बोला ए की सैलरी इंक्रीज हो जाती है 60% से, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50 का पहले निकालेंगे 60%, जो कि हमारा हो जाता है 30। अब 30 हमारे पास कितना है, ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने बोला 60% ज्यादा है। तो 30 को हम 50 में ऐड करेंगे, तो अब जो ए की न्यू इनकम आ जाएगी वो आ जाएगी 80। ठीक है, इसके बाद आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बी सैलरी इज डिक्रीज बाय 20%। ये 20% डिक्रीज हो गई, कम हो गई सैलरी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का 20% 20। हमेशा इनको दिमाग में निकालो, जो 100 की चीजें होती है ना वो जल्दी से निकल जाती है, बल्कि सेम ही होते, करने की जरूरत नहीं होती। तो 100 का 20% 20। इन्होंने बोला कि 20% कम हुई है, अब हम क्या करेंगे, इस 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसकी सैलरी भी 80 हो गई। बस ये याद रखना, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि इन्होंने बोला डिक्रीज हुई, यहाँ पे हमने ऐड किया क्यों, क्योंकि इंक्रीज हुई सैलरी ए की। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए सैलरीज हाउ मच परसेंटेज ऑफ बी सैलरी, जो ए की सैलरी है वो बी का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो ए की सैलरी ऊपर लिखी जाएगी, देन बी की सैलरी परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई 100। ओके, तो ए की सैलरी 80, बी की सैलरी भी 80, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 100%। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी इज 30% मोर देन ऑफ सी, द इनकम ऑफ सी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ऑफ इनकम ए। ये हमने ऊपर किया था, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप मुझे करके बताना और इसका आंसर आप लिखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A salary is first increased by 25% and then again increased by 20%. What is the overall percentage increase in the A salary? देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इन क्वेश्चंस को ये है सक्सेसिव इंक्रीज वाले क्वेश्चन। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज। तो सक्सेसिव इंक्रीज निकलता कैसे? इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, एक्स और वाई यहाँ पे क्या है? एक्स और वाई वो दो कंपोनेंट्स हैं जो इंक्रीज हो रहे हैं। यानी फर्स्ट पहले कितना इंक्रीज हुआ? 25%। तो हम क्या लिखेंगे? 25 प्लस वाई जो दूसरा कंपोनेंट इंक्रीज हुआ है 20 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100। इसको कैंसिल तो ये 5 है। नाउ फर्दर एड 45 प्लस 5 इज इक्वल टू 50%. So correct answer is option number D. A salary is first increased by 20% and then again increased by 20%. दोनों चीजें साथ साथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When 30% of a number is added to 140, then the resultant is a number itself. What is the value of the number? क्योंकि अब ये कुछ नंबर्स के क्वेश्चन है। ठीक है, इनको ट्राई करते हैं। सैलरी वाले क्वेश्चन इतने ही थे जो मेनली पेपर में देखने को मिलते, मोस्टली पीआरटी और पीजीटी के जर्नल पेपर होता है ना, उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। 2-3 साल में पिछले ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे सैलरी के ऊपर। ठीक है, अब नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। व्हेन अ 30% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 140, तो यहाँ पे हमें नंबर नहीं पता, तो लेट नंबर को हम एन ई लिख लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? 30%, परसेंट का हमने 100 लिखा, ऑफ नंबर का एन कितना है, उसमें जब हम 140 ऐड करते हैं तो वो नंबर खुद बन के आता है। अब ये क्या, कौन सी इक्वेशन बन गई? ये एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई जो हम 6-7 क्लास में पढ़ते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे? तो 30n अपॉन 100 प्लस 140 इज इक्वल टू एन। एन को इस साइड लेके आओ या फिर इसको उस साइड ले जाओ, तो 140 इज इक्वल्स टू एन माइनस 30n अपॉन 100। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100n माइनस 30n अपॉन 100। ये जो हमारा 140 है ये इधर ही चलता रहेगा। इसके बाद 140 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करो 70n अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल। अब इस n को तो इधर ही रखो और इनको इस साइड भेज दो। जो चीज नीचे है वो हमारी ऊपर चली जाती है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाती है मल्टीप्लाई में n। इससे कैंसिल करो 20, सो 200 आ गई हमारी n की वैल्यू। मैथ्स के क्वेश्चन में हमेशा एक चीज याद रखना, जो स्टेटमेंट बोली जा रही है ना उसके साथ साथ आप अपनी इक्वेशंस लिखते चलना, तब क्वेश्चंस ठीक होगा। ठीक है, जैसे अगर पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहे हो पहले उसको लिखो। जैसे इसमें क्या था कि 30% ऑफ अ नंबर, 30% ऑफ अ नंबर, नंबर के लिए एन लिखा, इज एडेड टू 140, ऐड किया 140 में, द रिजल्ट इज अ नंबर इटसेल्फ, जो रिजल्ट आया वो नंबर खुद है, तो हमने यहाँ पे भी एन ही लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर देन इक्वेशन बन गई, हमने इसको सॉल्व किया। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, what should be subtracted from 120 so that the number obtained will be equal to 50% of 70? 120 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि जो नंबर है वो इक्वल हो 50% ऑफ 70? यहाँ पे भी सेम हम पहले क्वेश्चन को पढ़ के लिखने की कोशिश करेंगे। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 120? 120 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें? तो यहाँ पे हम n लिख लेते हैं क्योंकि मान लो कोई भी नंबर n ही है, ठीक है। क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो नंबर आए वो इक्वल हो किसके? 50% ऑफ 70, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पे। और जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि ऑफ का मतलब बोर्ड मास में क्या होता है? मल्टीप्लाई। परसेंटेज की वैल्यू खोलो तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 70, कैंसिल। 120 माइनस n इज इक्वल टू 35। सो 120 माइनस 35, जो चीजें एडिशन में है वो सब्ट्रैक्शन में, जो सब्ट्रैक्शन में है वो एडिशन में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 85, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 20% ऑफ 840? देखो ये भी बिल्कुल सिंपल वैसा ही क्वेश्चन जैसा ऊपर किया हमने। हमेशा याद रखना ऑफ का मतलब 25%, परसेंट की वैल्यू नीचे लिखो 100, ऑफ 20, 20 के बाद भी इन्होंने परसेंट बोला तो इसकी वैल्यू भी लिखो नीचे, ऑफ 840। सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, if 8.5% of a number exceeds 4.5% of the same number by 1.6, what is the value of the number? ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे ये वाला वर्ड इसका ध्यान रखना, एक्सीड्स का मतलब होता है इंक्रीज करना, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला 8.5%, तो 8.5% की मैंने लिखी नीचे 20, ऑफ अ नंबर, नंबर नहीं पता तो एन लिख लो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्सिस्ट करता है यानी बढ़ जाता है 4.5% ऑफ द सेम नंबर बाय 1.6। ये नंबर कितना बढ़ जाता है? 4.5% ऑफ द सेम नंबर बाय 1.6, ठीक है। अब ये फिर हमारी वही इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट हटाओ, एक जीरो नीचे, 45, यहाँ पे भी एक जीरो नीचे, n प्लस 16, एक जीरो नीचे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, 85n अपॉन 1000 माइनस 45n अपॉन 1000 इज इक्वल टू 16 अपॉन 10, ठीक है। एलसीएम सेम ही रहेगा, तो कितना हो गया? 40n अपॉन 1000 इज इक्वल टू 16 अपॉन 10। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। हम वैसे तो इधर भी काट पीट सकते हैं इसको, लेकिन पर हम इसको अलग लिख लेते हैं। जैसे n को हम इधर ही रखेंगे और जो 16/10 है वही एज इट इज। अब जो 40 है, जो न्यूमरेटर में था वो डेनोमिनेटर में चला जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, जो डेनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, डबल जीरो से इधर डबल जीरो कैंसिल, 4 तो जो नंबर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 40, ठीक है। यहाँ पे हमारी बात हो रही थी कि एक नंबर को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। कितना बढ़ रहा है वो नंबर? 4.5% ऑफ नंबर बाय 1.6, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
if 8.6% of P is 43, then the value of P is, ये करते हैं चलो, ये भी सेम ही क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर किया था, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या बोला, 8.6% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, P कितना है 43, तो इस P की वैल्यू निकालो। तब इसका पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो नीचे पॉइंट की, परसेंटेज की डबल जीरो, मल्टीप्लाई बाई P इज इक्वल्स टू 43। हम इसको ऐसे भी सीधा नहीं कैंसिल कर सकते, जैसे इसके टेबल से ये कट गया दो पे ये कट गया 500 पे, तो P की वैल्यू आ गई हमारी 500। पेपर में ऐसे डायरेक्ट करते हैं, ना कि हम वहां पे ये लिखेंगे कि P इज इक्वल टू 43 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन 86, इतना बड़ा नहीं करना, ठीक है। इधर ही सोल्व करो इसको, बस याद रखना ऊपर की चीजें ऊपर कटेगी अगर बीच में इक्वल का साइन है, ठीक है। हम ऐसे 86 को P से कैंसिल आउट नहीं कर सकते अगर साथ में लिखा है तो, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारे कुछ नंबर्स के क्वेश्चन थे और कुछ सैलरी के क्वेश्चन थे। कल हम पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, please do like, share and subscribe if you want more video on such topics. Okay, so thank you.